सरकार क्या है। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी का चैप्टर 3 क्लास 6 की एनसीईआरटी। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार क्या है। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो उनको एक व्यवस्था की जरूरत होती है। जब हम किसी संगठन में काम करते हैं तो वहां भी हमें काम करने के लिए एक लीडरशिप की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है, वहीं जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। जो हमारी लीडरशिप होती है या हमारा जो लीडर होता है वो हमारे जो मेन डिसीजंस होते हैं वो उन्हें लेता है। उसी प्रकार से सरकार काम करती है। जब पूरा देश होता है और सारे लोग काम करने के लिए व्यवस्थित होते हैं और जिसके लिए एक व्यवस्था की जरूरत होती है, उसमें हमें एक ऐसा लीडर भी चाहिए जो हमारे लिए आवश्यक निर्णय ले सके। आवश्यक निर्णय लेने के लिए कुछ नियमों की जरूरत होती है जो कि सभी पर लागू होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा जरूरत होती है। हमारे देश में जो देश की सीमा की सुरक्षा है ये हमारे देश की जरूरत है ताकि अन्य कोई देश हम पर आक्रमण ना कर सके। संसाधनों का नियंत्रण, यदि सरकार का संसाधनों पर नियंत्रण नहीं होगा तो समाज के किसी एक वर्ग के पास संसाधनों का पूर्ण समुच्चय इकट्ठा हो जाएगा और एक पूरा जो समाज का वर्ग है वो उन संसाधनों से वंचित रह जाएगा। तो सरकार का यह कर्तव्य होता है कि वह संसाधनों का नियंत्रण कर उनका समान रूप से वितरण करे। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो सुरक्षित महसूस कर सकें। अब जो सरकार है वो कई तरीकों से काम करती है। वह हमारे लिए नियम बनाती है, निर्णय लेती है, सीमा में रहने वालों पर भी कानून लागू करती है, सीमा की सुरक्षा के लिए कानून बनाती है, बहुत सारे और तरह तरह के काम करती है। अगर हम सरकार के स्तरों की बात करें तो सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। जैसे स्थानीय स्तर, जो कि आपके गांव, शहर या मोहल्ले से रिलेटेड होता है। स्थानीय सरकार मतलब स्थानीय लोगों से जुड़ा हुआ स्तर। राज्य स्तर, जब पूरे राज्य, जैसे एक हरियाणा, जिस राज्य में आप रहते हैं वो राज्य, उत्तर प्रदेश हुआ, जब पूरे राज्य की व्यवस्था किसी कानून के द्वारा शासित की जाती है तो वह राज्य स्तर पर कहलाता है। राष्ट्रीय स्तर यानी कि पूरे देश की कानून व्यवस्था को बनाना, नियम बनाना, निर्णय लेना, उसकी सुरक्षा करना, वह राष्ट्रीय स्तर पर लागू होता है। तो हमारी सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। इसको हम त्रिस्तरीय सरकार भी कहते हैं। उसके बाद में सरकार और कानून। आखिरकार जो सरकार होती है वो कानून बनाती है। अब ऐसा तो है नहीं कि जो सरकार कानून बनाती है उसके लिए कोई माने कोई ना माने। ऐसा ये होता है कि सभी को मानना अनिवार्य होता है। सरकार कानून बनाती है और वह सभी को मानना अनिवार्य होता है, क्योंकि केवल इसी तरीके से जो सरकार होती है वो अपने कार्यों को लागू कर सकती है, अपने नियमों को लागू कर सकती है, अपने कार्यों को पूरा कर सकती है। क्योंकि उसमें जो विघ्न डालने वाले अगर लोग होंगे कि जो सरकार की उसको नहीं मानेंगे तो इस तरीके से सरकार अपना कार्य नहीं कर पाएगी। कानून बनाने की शक्ति सरकार के पास होती है और मनवाने की भी शक्ति सरकार के पास होती है। जैसे लाइसेंस। लाइसेंस की अगर हम बात करें तो यह प्रत्येक बाइक चलाने वाले, गाड़ी चलाने वाले, मतलब जो परिवहन यूज करते हैं उनके लिए यह आवश्यक है। बिना लाइसेंस के आपका जो एक जुर्माना होता है वो आपको भरना पड़ सकता है। बनाने का जो शक्ति है वो भी सरकार के पास है और मनवाने की शक्ति भी, जैसे जुर्माने के माध्यम से, वो भी सरकार के पास है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी चीजें ही सरकार इस तरीके से मनवा सकती है। अगर लोगों को लगता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकार है, और यदि लोगों को लगता है कि उनके साथ किसी तरीके का कुछ गलत किया जा रहा है या उनकी बातों को नहीं रखा जा रहा, जो चीज सही है वो भी सरकार नहीं कर रही है, तो इसके लिए भी जनता अपनी कदम उठा सकती है। लोगों की शक्ति, यदि किसी कानून का पालन सही से नहीं होता तो वह न्यायालय जा सकती है। न्यायालय एक ऐसी जगह है जहां यदि किसी कानून का हनन होता है तो जो जनता होती है वो न्यायालय में जाकर उसके प्रति आवाज उठा सकती है और उसके प्रति न्याय प्राप्त कर सकती है। अब इसी उदाहरण को हम देखें। मान लीजिए किसी जाति से कोई जो व्यक्ति है संबंधित है, किसी कारण से उसकी जाति को लेकर उसे नौकरी से वंचित कर दिया गया, तो वह जो व्यक्ति है जिसको वंचित किया गया है वह सीधे न्यायालय में जाकर इस चीज को बता सकता है। सारी चीजें, जो दुर्घटना उसके साथ घटी है उसको वह न्यायालय में जाकर बता सकता है और वहां से न्यायालय यह सुनिश्चित करेगा कि जो व्यक्ति है उसको जाति के
अनुरूप यदि उसमें अयोग्यता है तो वह नौकरी से वंचित किया जा सकता है। लेकिन यदि किसी जाति विशेष को लेकर उसको नौकरी से वंचित किया जा रहा है तो यह सही नहीं है, और वह उस पद के लिए यदि योग्य है तो वह पद उसको दिया जाए। यदि सरकार के प्रकारों की बात करें, सरकार कानून बनाने वाला और पालन कराने वाला। आखिरकार ये सरकार को शक्ति देता कौन है? देश की सरकार कैसी है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सरकार को शक्ति देता कौन है। यदि देश की सरकार लोकतांत्रिक होती है तो जनता के द्वारा उसको शक्ति दी जाती है, और राजतांत्रिक अगर सरकार होती है तो वहां राजा रानी की शक्ति होती है। तो चलिए देखते हैं देश की सरकार कैसी होगी। लोकतांत्रिक सरकार, जहां लोगों की ही सरकार शक्ति होती है, लोग ही सरकार को बनाते हैं, बिगाड़ते हैं। लोग सरकार को बनाते कैसे हैं, लोग ही सरकार की शक्ति कैसे हैं? तो चुनावों के माध्यम से लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। प्रतिनिधि चुनने के बाद वह सरकार बनाते हैं, और उसके बाद जो सरकार में वह नीति निर्माण करते हैं, जितने भी कदम उठाते हैं उसका पूरा ब्यौरा वह जनता को देते हैं। उठाए गए कदमों का आधार वह बताते हैं जनता को, और उन्हें अपने काम के लिए जो कार्य किया गया है उसकी सफाई भी देनी होती है, क्योंकि लोगों ने उनको सरकार बनाया है, उनको सरकार में प्रतिनिधित्व प्रदान किया है। उसके बाद में अगर राजतंत्रीय सरकार की बात करें तो वहां राजा रानी की शक्ति होती है, और राजा रानी ही स्वयं निर्णय और सरकार दोनों ही चलाते हैं, और दोनों में ना तो राजा रानी को कोई आधार बताने की जरूरत है और ना सफाई देने की। वह जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। यदि क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक सरकार से बना हुआ है या लोकतांत्रिक देश है, तो हम अपने देश की ही बात करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार भारत में जो लोकतंत्र है वो सर्वप्रथम वैश्य मताधिकार पर आधारित है, यानी कि जो 18+ है उन सभी को, चाहे कोई सा भी लिंग हो, जाति हो, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है किसी भी तरीके से। तो वैश्य मताधिकार बस एक कंडीशन है, वो 18+ होना चाहिए। तो तभी लोकतंत्र की एक व्यवस्था को सुनिश्चित कर सकता है। उसके बाद में जो लोगों का शासन होता है लोकतांत्रिक सरकार में, लोकतांत्रिक सरकार को प्रतिनिधि सरकार भी कहते हैं, क्योंकि जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, वह जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब वयस्क मताधिकार, इसका क्या मतलब हुआ कि जो 18+ होते हैं वो सोचने समझने की, एक माना जाता है कि ऐसा एज होता है कि जो सोचने समझने की शक्ति उसमें विकसित हो जाती है, तभी लोकतांत्रिक सरकार होती है। पर ऐसा हमेशा से नहीं था। एक समय ऐसा था जब औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने दिया जाता था, ना अशिक्षित वर्ग को। केवल जो पढ़े लिखे पुरुष थे वो ही वोट दे सकते थे, और जिसके पास संपत्ति थी केवल वही। अब ये जो गिने चुने लोग हुए यही देश को चलाते थे, यही नियम कानून बनाते थे। अब जिनका जैसा मन किया वैसा बना दिया। आजादी से पहले बहुत कम को वोट देने का अधिकार था, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, लेकिन इसके प्रति जनता संगठित हुई, अधिकारों की मांग हुई। गांधी जी जैसे बड़े नेताओं ने भी इनका समर्थन किया। 1931 में गांधी जी की एक पत्रिका जिसका नाम है यंग इंडिया पत्रिका, जिसमें उन्होंने यह कहा कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता, जिसके पास संपत्ति है केवल उसी को वोट देने का अधिकार हो। जिसके पास संपत्ति नहीं लेकिन चरित्र, ईमानदारी, आचार विचार है, वह नहीं दे सकता। मैं इस विचार को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता हूं। जब अधिकारों की मांग होती है तो संसार में ऐसा कोई भी नहीं है जो स्वेच्छा से यह बोल दे कि लो जी मेरी शक्ति आप ले लो। ठीक है, कोई भी नहीं है, चाहे कितने से कितना बड़ा भी डिक्टेटर हो, स्वेच्छा से कोई शक्ति का बंटवारा नहीं कर सकता। इसलिए यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में महिला और गरीबों को संघर्ष करना पड़ा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए। महिलाओं के द्वारा मताधिकार हेतु संघर्ष किया गया, और यह संघर्ष प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मजबूती में आया, क्योंकि महिला अपने मताधिकार को लेकर पूरी तरीके से एक स्थिति में थी कि उनको चाहिए ही चाहिए, जिसे हमने महिला मताधिकार आंदोलन कहा। इसको इंग्लिश में सफरेज मूवमेंट भी कहते हैं। सफरेज यानी कि वोट देने का अधिकार। प्रथम विश्व युद्ध में इसको मजबूती कैसे मिली? तो जो पुरुष थे वो युद्ध में व्यस्त थे, तो महिलाओं ने ही सारी कार्यों और व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया। लोग इससे आश्चर्यचकित थे कि महिलाओं के बारे में ऐसी रूढ़िबद्ध धारणाएं थी कि यह नहीं कर सकती हैं ऐसा, या महिलाओं के लिए बस की ये बात नहीं है, जो कि गलत थी। इस तरीके से महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना जाने लगा, जिससे मताधिकार की जो आवाज थी वो और तेज हुई, और अंततः अमेरिका और इंग्लैंड
अमेरिका को 1920 और इंग्लैंड को 1928 में मताधिकार का अधिकार प्रदान किया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक देश है वो किसी भी राष्ट्र को एक मजबूत राष्ट्र बनाने के लिए सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये चैप्टर यहीं खत्म होता है। अगली वीडियो में हम अगले चैप्टर को देखेंगे।